रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। जो दलहित है इसके चक्कर में राष्ट्र का कुछ दल और नेता नुकसान कर रहे हैं। जिसने कारगिल के युद्ध में अपने इन्हीं हाथों से एक नहीं अनेकों पाकिस्तानी घुसपैठे और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, तो मैं सबसे पहले इनका पैर छूकर सवाल यह है कि आर्मी पे राजनीति नहीं। आर्मी एक हमारे देश का इतना बड़ा, पर अग्निवीर पर तो राजनीति विपक्ष ने करनी शुरू करी। अग्निवीर पर राजनीति विपक्ष ने करनी शुरू करी। अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। कंटोनमेंट एरिया में आपने काफी समय बिताया है, आप सिविलियन एरिया में हैं। सुनिए, जंगों में हंसे में बिताया है, कंटोनमेंट में नहीं बिताया है। अच्छी बात है। गोलियों के निशान मेरे छाती में है यहाँ और मेरे राइट साइड में है यहाँ। सेम तब आप एक आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल से सबूत मांग रहे हैं कि तुमने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। मैं कुछ और गोली खाई कि नहीं खाई। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा। कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, इसके बाद हम, लेकिन क्या राजनीति की चाल उल्टी हो गई है? यह देश है हमारा में आज ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं, ये प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिना नाम लिए भरी संसद में अमृतपाल के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा उठा डाला। अमृतपाल पर एनएसए लगाने को आपातकाल जैसा बता दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने भी इस बयान के वो साथ खड़े हो गए। हालांकि कांग्रेस ने इसे एक निजी बयान बताते हुए चन्नी साहब से कन्नी काट ली, यानी पल्ला झाड़ लिया। इस बीच विजय दिवस पर, यानी कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे। उन्होंने अग्निवीर के मुद्दों पर तथ्यों और तर्कों के साथ विपक्ष पर चुन चुन कर वार किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने गंभीर मुद्दे को भी, इतने संवेदनशील मुद्दे को भी कुछ लोग पॉलिटिकल विषय बना रहे हैं, राजनीतिक विषय बना रहे हैं। जिन्होंने सेना को कमजोर करने का काम किया है वो आज हमारी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसके बाद विपक्ष ने भी पलटवार किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या वाकई राजनीति का दायरा राष्ट्रहित की लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगा वीकेंड का सबसे जोरदार कार्यक्रम ये देश है हमारा। अभिनंदन है आपका ये देश है हमारा के आज के एडिशन में। मौका था कारगिल विजय दिवस का और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखने का आरोप लगाते हुए बड़ा वार किया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। क्या कारगिल युद्ध में अग्निवीर थे? कारगिल युद्ध तो हमने जीता था भारत की विश्वविजयी सेना से, बहादुर सेना। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पे खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है। जवान नहीं मिसयूज करेगा, कोई और उनको मिसयूज करेगा। क्या ये सच नहीं हो सकता है? मैं जिस जगह से मैं आती हूँ वो माओइस्ट का एरिया है। कौन बच्चे जाते हैं माओइस्ट में? इन बच्चों का रक्षा कीजिए। दूसरी ओर राष्ट्रहित के मुद्दे पर संसद में भी जमकर घमासान हुआ। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तरफदारी क्या की, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई तो कांग्रेस ने बयान से पल्ला झाड़ लिया। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। चन्नी साहब हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा सोच समझ के कहा होगा। चन्नी के अपने पर्सनल व्यूज हैं।
आप लोगों ने उनको खड़े होने दिया चुनाव में। ये तो वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए था कि अगर वो सेपरेटिस्ट उनकी थॉट प्रोसेस है, जो कि मैं भी कहती हूँ है, उनको इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत किसने दी? सवाल तो होम मिनिस्ट्री पे उठता है इस देश की। सवाल है कि राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कौन सियासत कर रहा है और कौन देश के साथ खड़ा है। और आज की चर्चा के क्या बड़े मुद्दे हैं, आपका परिचय करा देते हैं उन मुद्दों के साथ। संसद में एक खालिस्तानी के समर्थन के पीछे क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्या यह सोची समझी रणनीति है, जैसा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन समूचा कह रहा है? और कई आर्मी वेटरन्स ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। खालिस्तानी के समर्थन पर सिर्फ बयान से किनारा करना क्या काफी होगा? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी अघोषित समर्थन किया है चरणजीत सिंह चन्नी की बात का। अग्निवीर पर सियासी फायदे के लिए क्या डर की राजनीति, क्या मिसगाइडेंस की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है? और क्या राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रहित की कीमत पर दलहित को कौन साध रहा है? आज इन 4 प्रश्नों का हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, चाहे वो झारखंड का विषय हो जिसमें आदिवासियों की संख्या कम हो गई है, चाहे वो चन्नी का बयान हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा का लेटेस्ट बयान हो ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने सवाल खड़े करे हैं इजराइल पर, और वो भी कारगिल दिवस के दिन। जिस कारगिल के युद्ध में हमारा कौन साथ दे रहा था, यह जग जाहिर है। मेरे साथ मेरे युवा मित्र हैं, सबसे पहले तो जोरदार तालियां उनके लिए। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़े हैं के सिन्हा, आर्मी के वेटरन हैं, उनका स्वागत है। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड मेजर जनरल, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए के सिन्हा साहब का। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ लेफ्ट के नेता हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं कंचना यादव, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन राष्ट्रहित पर भारी है दलहित की बीमारी। इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करता हूं तो शहजाद पूनावाला सवाल आपसे पूछते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही कहा है कि ये जो दलहित है इसके चक्कर में राष्ट्र का कुछ दल और नेता नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले अमीश जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे इस पैनल पर बुलाया, और इस पैनल पर वो व्यक्ति हमारे साथ है जिसने कारगिल के युद्ध में अपने इन्हीं हाथों से एक नहीं अनेकों पाकिस्तानी घुसपैठे और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। तो मैं सबसे पहले इनका पैर छूकर पर मुझे एक दर्द आपके सामने बयां करना है, बिना राजनीति करे। और आज मैं चाहूंगा कि आज हम लोग चीखा चिल्ली ना करें, कम से कम ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जब हो हम अपनी अपनी बारी में बोले। मेरे तर्क गलत हो तो अपने समय में काटिए उसको। आपको पता है 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तो कारगिल विजय दिवस को मनाने का कार्यक्रम बंद हो गया 2009 तक। और जब पूछा गया उनके सांसदों से कि कारगिल विजय दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा, इनके लिए हम लोग मनाते हैं, तो कहा गया कारगिल युद्ध ये देश का युद्ध नहीं था, ये एनडीए का युद्ध था। ये देश का युद्ध नहीं था, ये एनडीए का युद्ध था। आज वही दिन पर चन्नी के स्टेटमेंट आए हैं कि अमृतपाल सिंह जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है उसके पक्ष में बयान दिए जाते हैं। जयराम रमेश कहते हैं पर्सनल बयान है, पर दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना। मणिकम टगोर कांग्रेस के नेता, राजा वड़िंग जो पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कहते हैं इनका बयान बिल्कुल सही है। और प्रियंका वाड्रा ने जो अभी हमला हुआ है इजराइल पर, हमास ने जो हमला किया उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, पर जिस इजराइल ने हमें इस युद्ध में, कारगिल के युद्ध में समर्थन दिया है उसको बारबैरिक कह दिया। इसका मतलब समझ जाइए कि वोट बैंक नीति कैसे राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हावी होती है, इसका आपको प्रमाण यहां पर मिलता है। और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं आपको केवल एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। यह सुनिए, यह बयान है एसपी के एक नेता का। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। इस तरफ चीजें चल रही है, बहुत डिबेट चल रही है देश के अंदर, तो हम लोगों ने समझा कि हम गवर्नर साहब से भी एक बात कहते हैं। याकूब मेमन की पैरवी करना, अफजल गुरु की पैरवी करना,
कन्हैया कुमार ने नक्सलियों को शहीद बोला था, सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद बोला था, परंतु इनको क्या बोला जाता है? सड़क का गुंडा। याद है कि नहीं, संदीप दीक्षित ने बोला था कि सेना के प्रमुख सड़क के गुंडे होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं, खून की दलाली बोलते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है तो बोलते हैं कि चील कौवे मरे। इनके लिए सड़क का गुंडा वो है और आर्मी चीफ पाकिस्तान इनके लिए सोना मुंडा है। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, कारगिल विजय दिवस क्यों नहीं मनाया गया, उसका जवाब दे। और याकूब मेमन को शहीद बताना, इसके ऊपर जवाब दे। अमृतपाल पर जवाब दे। अपनी टर्न पे जवाब देंगे, अपनी टर्न पे जवाब देंगे। मैं रुक करता हूं आपका अनुराग भदौरिया। देखिए, बड़े सारे आप पे आरोप लगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि राष्ट्रहित पर भारी है दलहित की बीमारी, और ये जो बीमारी है ये तकलीफदायक है देश के लिए? भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी रही है कि जब उनको सत्ता पाना होता है तो दलों को अपने साथ ले लेते हैं। उन दलों को भी जिन दलों के बारे में कहते थे इन पे तो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, फिर उस दल को अपने साथ मिला के उनका अपना पार्टनर बना लेते हैं, फिर महाराष्ट्र में सत्ता हथिया लेते हैं। एनसीपी के नेता के बारे में यही कहते थे ना, आज उनको डिप्टी सीएम किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी जिनके बारे में नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं कहती थी, बाद में नीतीश जी के साथ फिर सरकार बना ली। मतलब सत्ता पाने के लिए आपको अगर पार्टियां तोड़नी भी पड़ती हैं, पार्टियों को दो भाग में बांटना भी पड़ता है, तब भी आप राष्ट्र अपना जो जनता के मुद्दे होते हैं उससे ऊपर उठ के आप सत्ता पे चले जाते हो। दूसरी बात, जहां तक कि आपने बोला कि डिफेंस की बात है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, हमारे नेता आदरणीय नेताजी इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनको बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। क्यों पता है आपको? बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला था। पहले ऐसे देश के रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन गए थे, पहले ऐसे देश के रक्षा मंत्री थे जिसने किलोमीटर तक अपने चाइना को ढकेल दिया था। पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जिन्होंने पहले हमारे आदरणीय जनरल साहब यहां खड़े बताएंगे, पहले जब हमारे यहां शहीद होता था हमारी सेना में कोई, तो उसका अंतिम संस्कार इनके साथी आर्मी के लोग करते थे, बाद में टोपी उनके घर भेजी जाती थी। सही है गलत आप हमें करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन रक्षा मंत्री हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, कानून बदला। उन्होंने कहा कोई भी अगर शहीद होगा उसके घर ये जी ब्यूरोक्रेट जो है एसपी डीएम होता है उसको लेके पार्थिव शरीर उनके घर जाएगा। ये हमारे आदरणीय नेताजी ने किया था। ये हम रक्षा का ये हम लोग हैं जो आर्मी का सम्मान करते हैं, क्योंकि मेरे फादर खुद आर्मी में रहे, इसलिए मैं आर्मी का मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता हूं। आदरणीय हमारे जनरल साहब खड़े, उनसे भी ज्यादा आर्मी के बारे में कोई नहीं जानेगा। सवाल यह है कि आर्मी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आर्मी एक हमारे देश का इतना बड़ा, पर अग्निवीर पर तो राजनीति विपक्ष ने करनी शुरू करी। अग्निवीर पर राजनीति तो विपक्ष ने करनी शुरू करी कि नहीं करी? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन याकूब मेमन का कौन सम्मान कर रहा था? सुन लीजिए। अबू आसिफ आजमी ने बोला कि इसको बेल मिल जाती। जिस व्यक्ति को फांसी हुई है उसको बेल दिलवाकर क्या हासिल करना चाहते थे आप? बोलूं ना, आपने पहला अग्निवीर बोला जी। आप चाहते हैं देश का युवा, उसको आप 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं। एक लोकसभा का सदस्य 5 साल के चुना जाएगा, चाहे उम्र उसकी कुछ भी हो। अगर राज्यसभा के तो 6 साल के लिए चुना जाएगा, लेकिन युवा 18 साल, उसको 4 साल की नौकरी देंगे। आप क्यों देंगे भाई 4 साल की नौकरी? किस बात की 4 साल की नौकरी देंगे? नौकरी भी देंगे तो उसमें क्या आप उनको पेंशन देंगे? नहीं दे रहे हैं आप। क्या उनको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आप चाहते क्या उससे? उसको नौकरी क्यों नहीं उसकी देना चाहते? उसको नौकरी ज्यादा से ज्यादा की क्यों नहीं होनी चाहिए? परमानेंट नौकरी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या उसने गुनाह किया है कि युवा है इसलिए उसको 4 साल की नौकरी देंगे? ये हमारी मांग है कि नौकरी का बड़ा पॉइंट बोल रहे हो, हमारी नौकरी दीजिए, लेकिन उनकी लेकिन मैं मानता हूं कि सेना में जब आप कार्यरत होते हैं तो वो नौकरी नहीं होती, वो देश प्रेम होता है। और कोई किसी सैनिक का सम्मान जो है वो यहां पर बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे और करेंगे आगे, मैं उसको नौकरी मानता हूं, लेकिन सेना के कार्य को मैं नौकरी नहीं मानता। ये मेरा अपना विचार है। मेरा अपना विचार है। शहजादपुरा वाला, यू मेक योर पॉइंट। अनुराग जी के भावों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और इनके पिताजी ने भी आर्मी में सेवा दी है, तो मैं उनका भी पैर छूता हूं, उनके पिताजी का भी पैर छूता हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं अनुराग से, सपा के प्रवक्ता से नहीं, सेना के एक सैनिक के बेटे के हैसियत से, कारगिल विजय दिवस 4-5 साल तक नहीं मनाया गया, उस पर आप चुप रह गए साहब। मेरी ऐसी क्या गलती रही कि मैंने आपसे इतना गंभीर सवाल पूछा? और उस यूपीए की सरकार पे कौन थी बैसाखी पता है? ये समाजवादी पार्टी थे। तो समाजवादी पार्टी चाहती तो उस समय सेना को सम्मान मिलता। दूसरी बात, ओआरओपी 50 वर्ष तक नहीं मिला, सेना को ओआरओपी नहीं दिलवाया इन्होंने। नेशनल वॉर मेमोरियल 70 साल तक नहीं बना, इन्होंने नहीं बनवाया, पर छोड़ देते। मैं सिर्फ एक सवाल आखिरी पूछकर छोड़ना चाहता हूं।
चन्नी ने अमृतपाल सिंह जो भारत के खंड खंड करना चाहता है उसके लिए बयान दिया और कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन किया। साहब, आप संविधान लेकर इधर उधर घूमते हैं, बताइए ये संविधान के साथ है या कांग्रेस पार्टी से? आप जैसे देश प्रेमी रिश्ता क्यों नहीं तोड़ते? आप अजीत पवार पर चले गए, आप कहां चले गए, परंतु एक बार नहीं बता पाए कि चन्नी ने अमृतपाल सिंह की यहां पर वकालत की। कांग्रेस पार्टी पर आपका क्या स्टैंड है, बताइए एक बार। इस देश के अंदर में संविधान वहां पर विरोध सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने करा, एनडीए के नेताओं ने करा, समाजवादी पार्टी के सांसद भी बैठे थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं करा चन्नी की बात? बोल तो रहा हूं, इस देश किससे चलेगा? संविधान से, बिल्कुल, न्यायपालिका से, बिल्कुल। जब देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा तो आपने जब वो नॉमिनेशन करने जा रहा था, आपने क्यों उसको अलाउ किया कि संविधान, अगर संविधान सम्मत नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति देश के लिए खतरा है, उसको नॉमिनेशन करने क्यों दिया गया? मेरा सीधा सा सवाल है, उसका जवाब क्यों नहीं, जरा बताइए। ठीक है, जवाब बड़ा पॉइंटेड सवाल है, बड़ा पॉइंटेड सवाल है। क्योंकि सरकारों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, इलेक्शन कमीशन का होता है। बधाई, एक सेकंड, अब सुनिए, बीच में बोलने की हमने एक तय किया था कि हम एक दूसरे के बीच में नहीं बोला। बधाई तो इसको अबू आजमी को दीजिए, याकूब को बेल दिलवा रहे थे, उनको बधाई दे दीजिए। ऐसे सिमी पर जब प्रतिबंध लगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध लगा, ये देखिए स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं। सिमी पे प्रतिबंध लगा तो लालू जी और मुलायम सिंह यादव जी ने उसको नकारा। ये कह रहे प्रतिबंध नहीं लगाते। आखिरी बात, इन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव देश के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स थे। मैं मानता हूं, हमने तो पद्मा अवार्ड भी दिया। आपको पता है उन्होंने चीन के सामने एक स्टैंड लिया। सुन लीजिए सर, सुनिए। चीन को नंबर 1 दुश्मन कहा था मुलायम सिंह यादव ने। इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी है। इंडिया अलायंस भारत रत्न क्यों नहीं दिया? सब देंगे आपने। भारत आपकी उम्मीद हमसे ही है, आपकी उम्मीद हमसे ही अच्छी बात है, आपकी उम्मीद हमसे ही अच्छी बात है। सुन लीजिए, हुआ, अब आपने बोला। अनुराग जी, मेरा निवेदन कहा कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है जी। लेफ्ट का मैनिफेस्टो में दिखा रहा हूं, लास्ट पॉइंट पे लिखा है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम इंडिया। चीन के लिए नहीं बोल रहे, दूसरे देश पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहे, भारत के न्यूक्लियर वेपन समाप्त हो जाए, यह कहकर आप चाइना को स्टॉर्म करेंगे। बोलिए आपका स्टैंड क्या है? ओके, विवेक को मैं मौका दूंगा, एक बार बोलिए। लेकिन कंचना यादव, जब अमृतपाल सिंह के बारे में ये शब्द बोले गए देश के सदन के अंदर, तो मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया अलायंस के भी तो कई सांसद वहां बैठे थे, किसी ने विरोध क्यों नहीं करा? मतलब आप संविधान की बात करते हैं, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, अमृतपाल सिंह की फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो भारत के लिए खतरा है, जिसमें एनएसए लगा हुआ है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। और फिर सवाल खड़ा होता है कि जब आप संविधान और संविधान के दायरे की बात करते हैं तो आपकी बात पे कैसे विश्वास करे कोई? रुकिए, मैं अभी बहुत इन्होंने चाइना पे चिल्लाया, इतना टिकटॉक बैन करेंगे ये, लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे में उसके बाद इन्होंने कहा है कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है। बताइए, अभी तक टिकटॉक बैन कर रहे थे और जब देश का हालत एकदम खस्ता कर दिया तो चाइना से ये इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, एफडीआई मांग रहे हैं। इनको इस बात का शर्म नहीं आती। खैर, लेकिन मैं इस बात पर आना चाह रही हूं, जब हम अग्निवीर पर बात करते हैं, अग्निपथ पर बात करते हैं, तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती। पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पहला जो जिनको रिक्रूट करना है, दूसरा जो आर्मी है और तीसरा जो गवर्नमेंट है। इसमें ना आर्मी खुश है और जिसको ना रिक्रूट होना है, जो स्टूडेंट है ना वो खुश है। बस कौन खुश है? मोदी जी खुश है। मतलब एक लोग खुश है, इसलिए अग्निवीर स्कीम चलनी चाहिए, इसलिए अग्निपथ स्कीम चलनी चाहिए। बस एक लोग खुश है। आप अग्निवीर के खिलाफ बोल दो, स्टूडेंट अग्निवीर के खिलाफ बोल दे तो राष्ट्र हित के खिलाफ हो गया। कैसे भाई? हर बात को मोदी जी राष्ट्र हित से क्यों जोड़ते हैं? राष्ट्र हित के बारे में यहाँ पर बैठे बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना मैं सोचती हूँ, ये भी उतना ही सोचते हैं, मोदी जी भी उतना ही सोचते हैं, लेकिन वो अपने आप को राष्ट्र हित के प्रोटेक्टर जो मानते हैं ना, वो नहीं है। बच्चों से बात कर लीजिए, एक सर्वे करा लीजिए, और हुआ है बिहार में चले जाइए, वेस्टर्न यूपी में चले जाइए, ईस्टर्न यूपी में चले जाइए, जो ट्रेनिंग ग्राउंड है अग्निवीर का सब खाली हो चुका है। और आपने एक बात सही कही कि आप नौकरी की तरह नहीं मानते हैं अग्निवीर स्कीम को, हम भी नहीं मानते हैं नौकरी की तरह, क्योंकि उसमें जज्बे से जाते हैं। लेकिन जब जज्बे से जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी फैमिली के सिक्योरिटी हो, उनकी फैमिली को पेंशन मिले, उनकी अनुपस्थिति में उनके बच्चे को पेंशन मिले, उनके माता पिता का ख्याल रखा जाए। इस सबको पूरी तरह से इन्होंने हटा दिया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि आपको हर चीज का बहुत ख्याल है, और अमृतपाल सिंह का जब समर्थन भरी सदन में किया जा रहा था, मैंने जो प्रश्न पूछा उसके विरोध में इंडिया अलायंस के सांसद क्यों नहीं खड़े हुए?
अगर इंडिया अलायंस की बात छोड़िए, आरजेडी के सांसद ही खड़े हो जाते। ठीक है, 1 2 3 सांसद तो ही लोकसभा के अंदर, लेकिन क्या जी आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है। पहला आंसर इसका यह है कि जब ईसीआई कोई अलग नहीं है, प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं दे सकी, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर वो रिजेक्ट भी कर सकती थी। और दूसरा, जब कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि उनका इंडिपेंडेंट बयान है, नहीं, मैं पूछूंगा सदन में अमृतपाल सिंह के अमृतपाल सिंह के लिए कहा जा रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए अमृतपाल सिंह की, तो यही संविधान की रक्षा है। आप लोग जो संविधान और रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे, वो यही था क्या? जी, ओके, मैं कारगिल युद्ध के हीरो के सिन्हा साहब के पास जाना चाहता हूं और फिर विवेक जी आपके पास आना चाहता हूं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा प्रश्न यह है कि जब हम विजय दिवस मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, उसको देखकर आपको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। जिस तरह से अमृतपाल सिंह की वकालत हुई, जिस तरह से जिस इजराइल ने हमें कारगिल में मदद करी, उसको जेनोसाइड की बात की गई प्रियंका वाड्रा द्वारा, क्या कहना चाहते हैं आप? तो जितने भी हमारे शहीदों की, जिनकी चिताएं जल चुकी हैं, वो ठंडी भी हो गई हैं मगर आज भी सुलग रही हैं, जो 1050 घायल जवान थे और 500 जो शहीद हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आपके द्वारा, और आपके लोगों और सब मेरे ख्याल से मेरे साथ सब रहेंगे इसके लिए। आपका जो सवाल है, 25 साल बाद, मैं 25 साल पहले दिल्ली में ही था और मेरी बटालियन में कमांड कर रहा था एज ए कर्नल, और मेरी बटालियन को एयरलिफ्ट किया गया कारगिल वॉर के लिए। ये तारीख है 2 मई और 5 मई से कारगिल युद्ध शुरू हुआ, 8 मई को डिक्लेयर हुआ जी। और मेरे जवान, मेरे ऑफिसर और मारे गए, हमने बहुत अटैक डाला, हम तो पाकिस्तान के अंदर भी गए, और उसके बाद हमने ये सोचा था कि शायद दुनिया बदल जाएगी। आपने अमृतपाल का बात किया, मैंने आज से 84 में मैं कैप्टन हुआ करता था, मैं कर्नल था जब ऑफ विजय हुआ और कारगिल में गया। 84 में मैं पंजाब के अंदर था और जो खालिस्तान का उस समय का स्वरूप मैंने देखा है और जज्बात, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता है, एक सिख का ये मैं देखता हूं, एक बैठा हुआ है, मैं उस रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, उनकी जज्बे को पहचानता हूं। आपने जो बात कही 25 साल बाद, तो मेरे अंदर से रोना आता है। आपने पूछा ना आप कैसे फील करते हैं, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। बदलता क्या दिख रहा है मुझे कि देश के बंटवारे के लिए जो पुराने हम सोचते थे कि कुछ लोग इस देश के अंदर दुश्मन हैं, वो आज भी पनप रहे हैं, वो भी आवाज खड़ा कर रहे हैं। बोला था कि हमारे को जो जंग लड़नी पड़ेगी वो 2.5 फ्रंट्स पे लड़नी पड़ेगी, और उन्होंने देश के इंटरनल फ्रंट की बात कर रही थी। जी हाँ, जो सीडीएस रहे वो, और सीडीएस ने बात की, वो दिखता है आज। और किस लिए दिखता है अमित जी? छोटी एक कुर्सी के लिए, एक कुछ अपने लिए, जो कहते हैं ना, जो टाल ठोक के कहते हैं कि यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश के लिए करेंगे, और अग्निवीर ऐसी स्कीम, ये कारगिल के युद्ध के बाद की निकली हुई जितनी भी कमजोरियां हैं, उसका आप देखते हैं अग्निवीर। सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, मैं उसके अंदर में एज ए विटनेस बहुत चीजें लेके गया था कि हमें यूथ चाहिए, यंग चाहिए, हमें खून खौलता, क्योंकि कारगिल की लड़ाई यंग जवानों ने जीती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विवेक से मैं राय लेता हूं। विवेक जी विवेक से बात। देखिए जनरल साहब, पहली चीज तो ये है, कंटोनमेंट एरिया में आपने काफी समय बिताया है, अब सिविलियन एरिया में है। मैंने जंगों में हर में बिताया है, कंटोनमेंट में नहीं बिताया है। अच्छी बात है। मैंने अपने 37 साल काल में चाहे तो इंसर्जेंसी लड़ी है, और देश में और विदेश में हमने जंगें लड़ी, विदेश में भी लड़ी है मैंने। सर, इनको इन पे गोलियों के निशान भी हैं। अगर आप सबूत देखें, गोलियों के निशान मेरे छाती में है यहाँ, और मेरे राइट साइड में है यहाँ। सेम है, ये सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रूफ और इसका भी प्रूफ। पहली चीज जनरल साहब, मतलब आप एक आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल से सबूत मांग रहे हैं कि तुमने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी?
मैं कुछ उसने गोली खाई कि नहीं खाई? की कैसे बात कर ली साहब? मुझे कहा कंटोनमेंट की कैसे बात कर ली? मैं नहीं कंटोनमेंट में हम पर सर कंट्रोल डिसिप्लिन से सुनिए करते हैं, आप डिसिप्लिन से लड़ाई की सुनिए, तैयारी करते हैं। मैं कुछ और रहा था, आप डिबेट कहीं और ले आए। अरे एक सेकंड, फिर मैं अगर कहूंगा कि रूलिंग पार्टी को बैकिंग दे रहे हो, विवेक जी फिर आप शर्मिंदा फील करेंगे, फिर आप शर्मिंदा फील मैं करेंगे। देश को बैकिंग दे रहा हूं, देश को। तो सुनिए फिर आप पहले देश के एक मिनट 140 अंजना। करोड़ जनता पहली को। चीज, ये फौज हमेशा थी इस देश में, आर्मी शुड बी सल्यूटेड, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के रूल में आर्मी नहीं थी, तीसरे मोर्चे के समय आर्मी नहीं थी, ये किसने कह दिया? और 2014 के बाद से आर्मी का जन्म हुआ है। इससे मैं सहमत नहीं हूं। आर्मी का पोलिटिसाइजेशन गलत है, और ये कहना कि 2014 के बाद देशभक्त पैदा हुए आर्मी में, यह भी गलत है। अगर आपने सर्विस करी थी कांग्रेस के टाइम में, तीसरे मोर्चे के टाइम में, उस समय भी आर्मी के रूल को आपको सैल्यूट करना चाहिए। किसी ने नहीं बोला कि आर्मी नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जब आए, किसने बोला? आप इतना गुस्सा हो रहे हो और इतना तमतमा रहे हैं, पर मेरा प्रश्न ये किसने बोला कि कांग्रेस की सरकारों में आर्मी नहीं थी, लेफ्ट फ्रंट की सरकारों में आर्मी नहीं थी? आर्मी थी, है और रहेगी। इसलिए आर्मी को आपने बनाया साहब। ये प्रश्न, मैं मौका दूंगा आपको, मैं मौका दूंगा। ये प्रश्न इसलिए मैंने उठाया क्योंकि 2014 के बाद एक नैरेटिव बनाया है इस पार्टी ने, जिसके प्रवक्ता बैठे हैं, जिन्होंने डिबेट के शुरू में भी फिर शुरू कर दिया कि बीजेपी को छोड़ के साहब इस देश में किसी पार्टी ने कोई योगदान ही नहीं दिया, सब देशद्रोही हैं, सब चाइना के एजेंट हैं, सब दलाल हैं। ये नैरेटिव बनाने बैठे हैं, हम देशद्रोही हैं, हम सब देशद्रोही हैं इनके हिसाब से। एक नरेंद्र मोदी देशभक्त, एक शहजाद पूनावाला, इनको शर्म नहीं आती है। देश में पार्लियामेंट है, इलेक्ट होकर के आती है, और आप जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, आप उनको कहते हैं कि साहब आप सब अच्छा, अमृतपाल पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा तो ये स्टैंड है सर, जो पांव छूते हैं ना, उनसे थोड़ा सा जेब को बचाइएगा, वो पांव छूते छूते कहीं जेब का बटुआ ना निकाल ले। ये आर्मी सुन लीजिए, जेब का बटुआ कैसे निकाला? अच्छी खासी फौज में जवाब देना अच्छा खासा चल रही थी, लड़कों को नौकरी मिल रही थी, बच्चे इंडिया की तैयारी कर रहे थे, सीडीएस की तैयारी कर रहे थे, जवान भर्ती हो रहे थे, 4 साल का ले आए। ठीक है, आपने विवेक जी यू मेड योर पॉइंट, और शहजाद पूनावाला 40 सेकंड। मैं हमेशा 2-3 बार आपके शो में कहा है कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं सनातनी पैदा हुआ, हालांकि सनातनी संस्कृति को अपनाता हूं। पैर छूना सनातनी संस्कृति, इस्लाम की नहीं है, पर पैर छूने को बटवा मारना, मतलब एक हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बटवा मारने से तुलना करना। सलाम बोलते हुए बटवा मारा ये नहीं बोलेंगे, सलाम करते हुए बटवा मारा नहीं बोलेंगे। हिंदुओं के प्रति अब मुझे मुझे गाली दीजिए तो मेरी सनातन संस्कृति को नहीं देंगे, नहीं देने दूंगा मैं, नहीं देने दूंगा। 1000 शहजाद मर जाएंगे पर ये सनातन संस्कृति को गाली नहीं देंगे। मैं आपको अमित जी मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैंने किसी के बीच में आपने किसी के बीच में बोला। आपको देखिए एक बार अगर कोई किसी के पैर छूता है तो मतलब वो उसका बटुआ मार रहा है, मुझे लगता है ये पैर छूना क्यों बीच में आ गया? बस पैर छूना आप वैसे आप अटैक करिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात रखनी है। दिखा रहे हैं लेकिन नियत खराब है। आप बड़े हैं, सबको लंबी नौकरी आप से बड़े हैं। आपको पता है जब 62 का युद्ध हुआ इंडिया चाइना का, तब लेफ्ट के एक नेता है, उन्होंने खून देने की बात की भारत की सेना को, और जब खून देने की बात की तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे अपने पद से हटा दिया। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सच बताइए, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सच बता दीजिए। मात्र 5 मैं विवेक जी से सिर्फ इतना कहता हूं, आज आप देशभक्त है ना, इसका प्रमाण दे दीजिए कि न्यूक्लियर वेपन खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहली चीज यह है, देशभक्ति का प्रमाण युद्ध नहीं होता हमेशा। मुलायम सिंह यादव जब डिफेंस मिनिस्टर थे, सबसे बड़ी उपलब्धि उस डिफेंस मिनिस्टर की, हम उन्हें बुलाते थे अजय भवन में, वर्धन साहब की मेमोरियल मीटिंग हुई, एक वीआईपी के रूप में मुलायम सिंह यादव जी को हम लोगों ने इनवाइट किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उन्होंने चाइनीज सरकार के साथ बैठ करके कहा कि जवान आपके भी हैं, जवान हमारे भी हैं, लड़ते हैं और मरते हैं, आपस में मुठभेड़ हो जाती है तो बॉर्डर के इतने किलोमीटर उस तरफ और इतने किलोमीटर इस तरफ आपको मुलायम शस्त्र अलाउड नहीं होगा। आपको मुलायम सिंह और इसीलिए मुलायम सिंह यादव का सिर्फ जो आपके दफ्तर में आए वो बयान याद है मुझे। मुलायम सिंह यादव का वो बयान याद है जो उन्होंने मेरे माइक पे दिया था, जब मेरा चैनल कोई और था, लेकिन उन्होंने मेरे माइक पे बांध दिया था कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एज अ डिफेंस मिनिस्टर अगर आपको किसी के परफॉर्मेंस को रैंक करना है
तो ये वो डिफेंस मिनिस्टर था जिसने आदरणीय बोला नेताजी, कि बॉर्डर देखिए, क्या सुन बात लीजिए, है? बॉर्डर के इतने किलोमीटर उस तरफ देखिए, इस तरफ आदरणीय नेताजी अलाउड नहीं होगा। मेरे इसीलिए सवाल है, जब सर। भारत और चाइना के सुनिए, बीच में जवानों की और जो- मुठभेड़ नहीं, ये न्यूक्लियर वेपन, ये नेताजी ने कब बोला? एक सेकंड, ये नेताजी ने कब बोला कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया को नहीं रखने चाहिए? ये कब बोला था? बताइए। नहीं बोला उन्होंने, आपने बोला ये इनसे न्यूक्लियर बोला था कि न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने चाहिए? कभी नहीं बोला उन्होंने बस, उन्होंने हमेशा तो फिर- एक मिनट एक मिनट। अब ऑडियंस सवाल क्या है? बोलिए, क्या सवाल आपका? वो बोल रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को कांग्रेस के पीछे ऑपोजिशन चलाने की आदत हो गई है? क्योंकि अगर वो अपने आप को इतना नेशनलिस्ट मानते हैं तो क्यों चन्नी जी के एक सेपरेटिस्ट बयान पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की डिमांड नहीं करते कांग्रेस ओके द्वारा? ओके ओके, ये अच्छा, ये सपा से डिमांड सवाल है और जवाब। देखिए, मजेदार बात और आपको RJD से भी बताएं, जवाब सुनिए, दो। मजेदार बात आपको बताएं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसे कुछ नहीं करना है। ये सब जब कुछ नहीं करती है तो कहते विपक्ष क्यों नहीं मांग करती है? विपक्ष मांग क्यों नहीं करती है? जब विपक्ष मांग करती है, अरे विपक्ष वाले हंगामा करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। अरे भैया, तुम चाहते क्या हो? सत्ता में तुम हो, अगर तुमको लगता है कोई चीज गलत है, संविधान के खिलाफ है, कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है? रोने की आदत क्यों? सरकार है कि रोने वाली सरकार है? विपक्ष से मांग करेगी, विपक्ष कहेगा तुम ये काम करो, काम मानते हो। हम तो कहते हैं कि आप अग्निवीर योजना बंद करो, मान गए मेरी बात? हम तो कहते हैं कि शहजादपुरा वाला नहीं करो, है, मान गए मेरी बात? सवाल पूछ रही है सर, उन्हीं को मैं कह रहा हूं। पुणे वाला जी ने कहा कि 1962 युद्ध का जो छेड़ा है सर, उसमें 114 जो यादव लोग कमेटी के खत्म हुए थे, शहीद हुए थे, लेकिन उनको सर उनके सम्मान के लिए आई रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई जाती? आप उसको क्यों नहीं लेते सर? सेना को यादव और जातियों में मत बांटो। मैं आपके पैर छू लेता हूं, यादव जातियों में बांटेंगे, सेना को जातियों में बांट देंगे। अब सेना को जातियों में मत बांटिए, सेना को धर्म में मत बांटिए, सेना को जातियों में मत बांटिए। सेना को धर्म और जाति में, ये बीमारी है क्या? ये बीमारी है क्या? एक सेकंड अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग हो रही है और ये मांग आज की नहीं है। अगर आपको अहिर रेजिमेंट से दिक्कत है तो आप बोलिए, आपको अहिर रेजिमेंट से दिक्कत है, आपने यादव से क्यों बोला? आपको अहिर रेजिमेंट से दिक्कत है, आपको उनके शहादत से दिक्कत है, आपको उनकी कुर्बानी से दिक्कत है, आपको उनके देश प्रेम से दिक्कत है, आपको उनके राष्ट्र प्रेम से दिक्कत है, इसलिए आपने बोला ऐसा। आपको अहिरों से दिक्कत है, आपको अहिर रेजिमेंट से दिक्कत है। नहीं, जैसे वो कह रहे जैसे सिख रेजिमेंट है, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, जैसे कमाऊ रेजिमेंट है, वैसे यादव रेजिमेंट होनी चाहिए, ये प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि भारत की सेना में एक ही रेजिमेंट है और वो है भारत की रेजिमेंट। सब लोग भारत माता की जय बोलकर निकलते हैं और कुछ नहीं बोलकर निकलते हैं। और मेरी बात सुन लीजिए। जो शहीद, प्लीज कंचना जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। यहाँ पे भी जातिगत जनगणना करा देंगे, आर्मी में भी जनगणना हो जाएगी। सुन लीजिए, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। जो सवाल उस लड़के ने ग्रीन शर्ट ने पूछा वो इसलिए प्रासंगिक है अनुराग भाई, इसलिए क्योंकि ये है राहुल गांधी का बयान। पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। ये राहुल गांधी ने कहा था पंजाब में कि कांग्रेस पार्टी का नेता आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए आज आम आदमी पार्टी भी इनके साथ, और चन्नी जी अमृतपाल की वकालत कर रहे हैं। एक को जवाब नहीं है, एक को जवाब नहीं। इस देश का देखो, भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसका दुर्भाग्य देखिए। 1962 की बात होगी, हम कहते हैं कि बेटा रोजगार दे दो, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। हम कहेंगे महिला पर अत्याचार होगा, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। हम कहेंगे टमाटर या महंगाई बढ़ गई, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। हम कहते हैं छात्रों का पर्चा लीक, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। अरे हम तो अच्छी अच्छी बातें करते, सुनाओ ना वीडियो, सुनाओ वीडियो आप। कि हम यहाँ नहीं, हम मांग कर रहे हैं कि देश में महंगाई ज्यादा है, हम मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है, हम मांग कर रहे हैं कि देश के ऑडियंस के सवाल, जो कुछ लोग सवाल पूछते हैं वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने सवाल सवाल क्या है? एक सवाल यहाँ पे बहुत अनटच रह गया कि 2004 से 2009 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो सारी वो जो हमारे जो सिपाही शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि क्यों नहीं बनाई गई कारगिल दिवस पे? ये एक सवाल रह गया, इस पे विवेक क्या जवाब है? और जो यूपीए की सरकार आई पहली, वो आपके समर्थन के साथ आई, आपकी 60 सीटें थी। सबसे क्यों नहीं? क्या कारगिल विजय दिवस एनडीए का था, बीजेपी का था, अटल बिहारी वाजपेयी का था, लाल कृष्ण आडवाणी का था, जॉर्ज फर्नांडिस का था? सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये जो चन्नी जी के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन जो बोल रहे हैं उस कमेंट में मैं उसका जरा क्लैरिफिकेशन दे दूं। इंडिया अलायंस का और कांग्रेस का कोई भी घटक दल, कोई भी पार्टी एंटी नेशनल, सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी नहीं है, ना समर्थन करती है। पहली चीज, जयराम रमेश का क्लैरिफिकेशन है, चन्नी जी का व्यक्तिगत बयान था। फिर भी आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन ने, इन्होंने कहा साहब सरकार के ऊपर, सरकार की कोई गलती नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने उसको टिकट दिया, अप्रूव किया और लड़ने दिया। इलेक्शन कमीशन को देना पड़ा क्योंकि एनआईए ने 1 साल जेल में रखने के बाद भी
चार्जशीट नहीं दायर करी है जानबूझ के, जिससे बीजेपी अमृतपाल को आने वाली पंजाब की पॉलिटिक्स में मैनिपुलेट कर सके। ये क्या आरोप लगा रहे हैं आप? ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपको बीजेपी के बाद जाना पड़ेगा और मैं के सिन्हा भी इंतजार कर रहे हैं। जी जी एक वाक्य का एक जवाब। एक सेकंड Where is the charge sheet? सर मैं इसका अमीश जी देखे शो का रूल टूट रहा है। अमीश जी देखे अगर ऐसा करना है, अमीश जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था। इन्होंने कहा कि चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई है, इसलिए नहीं हुई है क्योंकि पंजाब पुलिस का ये मामला है। ये पंजाब पुलिस का मामला है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये गलत है। नहीं, अब दूसरी बात, विवेक आपने इतना गंभीर आरोप लगाया, जवाब तो सुनेंगे आप अपने टाइम पे। जवाब सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? जिनको लगता है कि एक-एक करके बोले वो हाथ खड़ा करे। सर दूसरी बात, सब एक-एक करके बोले ऑडियंस भी जाती है और टीवी की ऑडियंस भी जाती है और डिजिटल ऑडियंस भी जाती है। मैं विवेक जी से, अनुराग जी से और कंचना जी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपनी बातों में अपने शानदार तर्क रखिए, मेरी बात में मत हस्तक्षेप कीजिए, मैं भी नहीं करूंगा। देखिए उधर एक है इधर तीन है, फिर भी आप उनको 40 ये क्या? देखिए मेरा एक सवाल आप बोल रहे हैं, आप तो मेरी व्यक्तिगत मित्र भी हैं, आप ऐसे करेंगे? आप तो मेरी अच्छी दोस्त है। चलिए छूना शुरू कर देना। चलिए देखिए, राजनीति में दोस्ती नहीं हो सकती, राजनीति में दोस्ती नहीं हो सकती, राजनीति में अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते क्या? मैं अपनी बात रख रहा हूं और मैं देखिए मैं कभी भी कर्टेसी को नहीं तोड़ता हूं, इनको तोड़ने तोड़े, पर मैं अपनी बात ईमानदारी से रखूंगा, संस्कारी भी हूं, पैर भी छूंगा और कर्टेसी से भी रखूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये लोग कह रहे हैं ना कि आतंकवाद का जवाब कैसे देना चाहिए। एक जवाब मनमोहन सिंह ने भी दिया था, मुंह बंद रख के 26/11 जब हुआ तो राहुल गांधी तो पार्टी कर रहे थे उस समय पर, और उस समय पर 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया। आज मोदी जी है, उरी होता है, बालाकोट करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एमटीजे मुंह तोड़ जवाब स्टेटस देते हैं। हम लोग सेना को कहते हैं कि खुली छूट है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि क्या चाइना के, एक सेकेंड, चाइना के साथ गलवान में जवाब दिया गया, फिर भी कंचना जी ने क्या बोला? टिकटॉक बैन किया। इतना बड़ा अपमान हमारे सैनिकों का जिन्होंने गलवान में हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया, पर वो कहते हैं कि टिकटॉक के अलावा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और कंचना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेकेंड, आखिरी सवाल है मेरा। कंचना जी, आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? ओके, कंचना यादव, मैं फिर आपको मौका दूंगा। देन के सिन्हा, देन अनुराग जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल में गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और कहते हैं कोई नहीं घुसा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब ओपिनियन भी है कि आप सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत मुझे लगता है आर्मी में ही होती है, क्योंकि आपको देखकर, आपके काम को सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? बहुत अच्छा 4 साल सवाल की नौकरी में है। आपसे मैं पूछ रही हूँ कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, प्रश्न ये है, एक तो बार बार ये चाइना की बात आती है कि चाइना ने हमारी इतने गांव कब्जा कर रखे हैं, अपने फलाने एरिया तक चाइना आ गया है, और अब जो कंचना जी का सवाल आया, एक अच्छा सवाल है, इसका जवाब। बहुत जवानों के साथ जाकर मैं यूनिट से वापस आया हूं, सीओ सारे खुश हैं अग्निवीर से, क्योंकि अग्निवीर हमें यूथ देगा, अग्निवीर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है 100%। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम ऑफिसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है जी। तो ये 6 महीने का जो हमारे के जवानों की जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग है वो भी 9 महीने की है, उसमें 2 महीने वो छुट्टी जाता है, तो तकरीबन 7 महीने, ये 6 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं है। देखिए ये सब चीजें, देखिए सेना को छोड़ दीजिए ना, यदि इसकी जरूरत होती। आपने उनसे सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं। देखिए ये हमारे अधिकारियों को छोड़ दें, आप उनको जितना शार्प ट्रेनिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें ग्रेजुएट बनाया जाता, फिर आईएमए में 1.5 साल। तो ये कहिए कि सबसे अच्छा मॉडल ऑफिसर की, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात कर रही हूं, जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग सुने, श्रीलंकन आर्मी को एलटीटी के हमने 2 महीने में तैयार किया, 2 महीने में। मैं फॉरेन के 7 आर्मी में ट्रेनिंग करता हूं, कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है और जरूरत नहीं है साहब। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है, 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई अमेश जी,
मैं आपको ताल ठोक के बताता हूं, हम डोमिनेटिंग हाइट में है, चाइना कहीं भी हमारे पास नहीं जी है। जी जी आपने डोमिनेटिंग हाइट में। हाँ सर, आप मेरे साथ रहिए 5 सेकंड। सर अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि हमने अच्छी बात है कारगिल आप लड़े, आप गलवान में लड़े। सर मेरा एक सीधा सवाल है, जी हाँ बोलिए। देश के अंदर सर जो मेडल जीतने वाली महिलाएं हैं, जब उनको घसीटा गया तब ये कहाँ थे? तब ये कहाँ थे? मणिपुर में बेटियों के साथ हुआ तब कहाँ थे? माने हमारे यहाँ पे दलित कौन कर रहा है? हो जाता है। अनुराग चुप्पी क्यों छापते हैं? सवाल है। एक सेकंड, अनुराग ये दलित कौन कर रहा है? दलित कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? वो देखिए, सुनिए सुनिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? अभी भी देखिए इनका उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। एक डिप्टी सीएम वहां से रोज जहाज पकड़ के दिल्ली आते हैं, वो सोचते हैं कैसे मेरे यहाँ नाम के आगे डिप्टी हट जाए, और एक सीएम साहब वहां गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं, वो सोचते हैं कैसे हम बने रहें। फिर जनता बेचारी देख रही, बारिश हुई, हम कहां जाएं? अभी कंचना जी ने गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि अरुणाचल में गांव बसा है, ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात तो सही है, एक न्यूज रिपोर्ट छपी थी कि एक गांव बसा है, उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो इन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता है क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी रोड का भी बता दीजिएगा, बीच में नहीं बोले, किसी के भी नहीं बीच में बोले, नाराज मत होइए, बता दीजिए। ठीक है, देखिए होंगे, मैं तो अपने देश की सेना का अपमान नहीं सहन कर सकता, ये कर सकते हैं बिना सच जाने। मैं सच बताऊं ना बताऊं, आप बताइए, मैं सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, बताओ जी। वो गांव जो बसने की रिपोर्ट थी, उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था। आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस की साथ क्यों बैठी है। जी नहीं मेरा भाई, अग्निवीर जब आया स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत बोलिएगा, कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव किया? नाम बताइए इनको, 3 चीफ के नाम, आज के 3 चीफ के नाम नहीं पता, आज अगर ये 3 चीफ के नाम बता दें। एक सेकंड अभी से आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अग्निवीर पे ये लोग सवाल उठा रहे, मैं सवाल एक सेकंड, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं? अब देखिए विवेक जी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है, क्या तरीका? पीछे ओके, अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके अब एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अग्निवीर मोदी जी और राजनाथ जी ने नहीं, उन 3 सेना प्रमुखों ने तय की थी, उनको उनका नाम तक नहीं पता। यहाँ पर शहजाद को गाली देने से कुछ नहीं होगा। सुनिए उस भाई की बात, सुनिए। अच्छा, आप अपनी बात को पूरा रख लीजिए, आपको भी मौका दे रहा हूं, अब मैं ऑडियंस को मौका दे रहा हूं। पहला अग्निवीर कौन था, ये भी पूछा गया, और 3 चीफ कौन थे, वो था। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उसे भूले नहीं है, और इस तरीका का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट, एक कैसी बात करते हैं। अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम कर करके, और वो हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। जी आपने बड़े, तो ये देश है हमारा में। मैं रुक रहा हूं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरे युवा मित्र पूछेंगे जोरदार सवाल। आप